वेलकम टू SPMIAS एकेडमी डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में हम आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उनका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं और आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। SPMIAS एकेडमी स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर आंसर फॉर फैकल्टी रिव्यू इन देयर रिस्पेक्टिव बैचेस व्हाट्सएप ग्रुप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC। आपको पता है अभी रिसेंटली इंडिया इलेक्ट हुआ है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इन UNSC और उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि आपको डिस्कस करना है कि रोल क्या होता है UNSC का और इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है UNSC का। इट्स आस्किंग यू टू डिस्कस two things: role of the United Nations Security Council as well as the election process of the United Nations Security Council. The first part, this part, ये इजी पार्ट है जहां पर आपको रोल और इलेक्शन प्रोसेस को डिस्कस करना है। ये एक इजी पार्ट है। सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन का वो आपसे बोल रहा है कि इंडिया की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC दैट यू नीड टू एनालाइज। सो क्वेश्चन इज आस्किंग यू थिंग्स इन टू पार्ट्स। दो पार्ट में आपसे बातें पूछेगा, जिसमें पहला पार्ट बहुत इजी है जहां पर वो रोल पूछ रहा है और इलेक्शन प्रोसेस पूछ रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि आपको एनालाइज करना है कि एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया की क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए इन UNSC। तो जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन के डायरेक्टिव वर्ड्स का क्या मतलब है। क्वेश्चन में दो डायरेक्टिव वर्ड हैं। द फर्स्ट पार्ट डायरेक्टिव वर्ड इज डिस्कस। जब भी कोई आपको डिस्कस करने को बोलता है तो आपको इन डेप्थ एनालिसिस करनी होती है और इलैबोरेट करना है। और जब सेकेंड पार्ट का जो डायरेक्टिव वर्ड है दैट इज एनालाइज, आपको एनालाइज करने पर टॉपिक्स को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेकअप करेंगे और उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपरली चीजों को एनालाइज करने के लिए। दिस क्वेश्चन इज रेलिवेंट फ्रॉम पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस and in this question you have to answer three things. First is role of the UNSC, second is election process of UNSC, and third is India's priorities as a non-permanent member of the UNSC. The reference newspaper for this question are three newspapers: 30th April, 6th June and 19th June, where UNSC and India's election to the UNSC has been discussed in detail by Satyajit sir. चलते हैं और देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। So introduction, as I have told you in international relations answer, introduction has to be according to the context of the question and the context of the question has been discussed by me। जहां पर बताया है कि अभी जो इंडिया का इलेक्शन हुआ है वही इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, इंडिया किस तरह से इलेक्ट हुआ है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। तो यहां पर मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूं कॉन्टेक्स्ट के, जहां पर पहले मैंने बताया कि इंडिया अभी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया कि इंडिया इलेक्ट हुआ है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर और इसकी वजह से इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि किस तरह से वो अपनी प्रायोरिटीज़ को वर्ल्ड ऑर्डर के सामने रख सके। तो दैट इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्टेक्स्ट। द सेकेंड टाइप ऑफ अ इंट्रोडक्शन विच इज़ ऑल्सो कॉन्टेक्चुअल इज जहां पर मैं कोविड को भी इन्वॉल्व करूंगा इंडिया के इलेक्शन के साथ। यहां पर मैं बोलता हूं सेकेंड एग्जाम्पल में कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर, कोविड के बाद में जो दुनिया बनने वाली है दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। किस तरह से आप देख ही रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन में चाइना अग्रेसिव हो रहा है, USA और चाइना के बीच में राइवलरी बढ़ती जा रही है, इंडिया और चाइना के बीच में भी बढ़ रही है। तो आप देख रहे हैं कि जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर है वो काफ़ी डिफरेंट है जो पहले की सिचुएशन थी और इसलिए इंडिया का UNSC में इलेक्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जहां पर पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर को इंडिया अपने हिसाब से बदल सकता है और इसका मैक्सिमम फायदा भी लेगा और तो और दुनिया की सारी कंट्रीज को भी दे सकता है। दैट कैन बी अदर टाइप ऑफ एन इंट्रोडक्शन। यू कैन चूज व्हाट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन सूट्स यू। आई एम नॉट गिविंग यू एनी फैक्चुअल इंट्रोडक्शन और इंफॉर्मेटिव इंट्रोडक्शन इन दिस केस। इफ यू वांट यू कैन राइट एन इंफॉर्मेटिव इंट्रोडक्शन। आप कुछ मत करिए, आप डिफाइन करने लगिए UNSC क्या होता है कि UN के 5 मेंबर्स होते, 5 बॉडीज होती हैं, उसमें एक UNSC होता है, UNSC के इतने मेंबर हैं। इफ यू वांट यू कैन डू दैट, बट दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको पता चल गया है कैसे एक सिंपल इंट्रोडक्शन भी लिखा जा सकता है। Before I move ahead, let me just tell you one more thing. This question is of 15 marks. That means you need to write
250 वर्ड्स ऑन दिस क्वेश्चन। इसका मतलब है 1 फुल A4 शीट्स बोथ साइड इंक्लूडेड एज वेल एज अनदर A4 शीट 1 साइड ओनली। हर शीट में आपको 1 इंच का बोथ साइड मार्जिन बनाना है, 1.5 इंच फ्रॉम द टॉप। दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन का बॉडी में लिख सकते हैं। बॉडी में सबसे पहली बात आप लिखेंगे द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। भाई रोल में तो बहुत सीधा सा रोल होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और उसका रोल होता है कि उसको इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना होता है। बट बिकॉज क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपको डिस्कस करना है इसी बात को, तो आप एक लाइन लिख करके तो आगे नहीं बढ़ सकते। यू जस्ट कैन नॉट राइट दैट यूएनएससी's रोल इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यू नीड टू इलैबोरेट, यू नीड टू डिस्कस दैट थिंग इन डिटेल। तो देखिए, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यूएनएससी हैज सर्टेन पावर्स, इट हैज सर्टेन फंक्शंस विच इट कैन डू। इट कैन इशू सीज फायर डायरेक्टिव्स। जैसे अगर दो कंट्रीज लड़ रही हैं तो उनके बीच में सीज फायर डायरेक्टिव हो सकता है। ये 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच जब हुआ था, उस टाइम पर सीज फायर यूएनएससी डिक्लेयर करने वाली थी, लेकिन रशिया हर बार वीटो करके ब्लॉक कर देता था। तो ये एक तरीका होता है। जनरली जब कंट्रीज लड़ती हैं उनके बीच में सीज फायर का यूएनएससी डिक्लेयर करता है, उससे इंटरनेशनल पीस मेंटेन हो जाती है। सेकेंड, यूएनएससी काम जो करता है वो अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता है। जब कहीं पर सिविल वॉर हो रहा होता है या टेररिज्म की भी बहुत ज्यादा होता है, या दो कंट्रीज जो लड़ रही होती हैं उनके बीच में एथनिक वायलेंस होती है, इन दैट केसेस पीस कीपिंग फोर्सेस आर डिप्लॉयड। आपको पता है इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन रिसेंट ईयर्स इन द पीस कीपिंग फोर्सेस। और अभी इस टाइम पर पीस कीपिंग फोर्सेज आर डिप्लॉयड इन मेनी कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। सो दिस इज अनदर थिंग विच यू कैन राइट ऑन। थर्ड होते हैं यूएनएससी ट्रेड सैंक्शंस लगा सकता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई कंट्री ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं मान रही है या फिर वो अपने हिसाब से कुछ अलग ही कर रही है, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, या जैसे साउथ अफ्रीका में जब रेशियल अपार्थाइड होता था, जहां पर जो ब्लैक्स होते थे, जो यूरोपियन रेसेस के नहीं होते थे साउथ अफ्रीका में, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था, अपार्थाइड था, जिसके अगेंस्ट नेल्सन मंडेला ने बहुत फाइट भी करी थी। तो उस टाइम पर भी साउथ अफ्रीका में ट्रेड सैंक्शंस लगाए थे यूएनएससी ने। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका ने अपनी अपार्थाइड पॉलिसी को हटा दिया था, वो हट गए थे। आपको जिन लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री अभी तक नहीं पढ़ी है उनको इस बारे में बहुत कम पता होगा। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिएगा, इस पॉइंट को आप मत लिखिएगा। ट्रेड सैंक्शंस के लिए आप ईरान का नाम लिख सकते हैं कि ट्रेड सैंक्शंस वहां भी लगाए जा सकते हैं। आइसिस के बारे में बहुत से लोगों को पता होगा, जहां पर आइसिस के अगेंस्ट भी ट्रेड सैंक्शंस लगाए गए थे। आइसिस या आइसिल इसको बोलते थे, तो उसके अगेंस्ट भी ट्रेड सैंक्शंस लगाए गए थे। मिलिट्री एक्शंस भी करवा सकता है यूएनएससी, जहां पर यूएनएससी बोल सकता है कि जो उसके मेंबर्स हैं, टिपिकली अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब लोग मिलके किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अगेंस्ट डायरेक्टली मिलिट्री एक्शन ले लेते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द वे थ्रू विच यूएनएससी कैन मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो जब आप इन 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो आपके पास लिखने के लिए कंटेंट भी हो जाएगा। इसके अलावा यूएनएससी एक और काम कर सकता है कि जो भी वो डिसीजन लेता है, इट्स डिसीजन आर ऑल्सो मैंडेटेड ऑन द ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। वो किसी भी सब मेंबर्स के ऊपर उसके जो डिसीजन होते हैं वो मैंडेटरी हो जाते हैं। यू कैन राइट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में एक डायग्राम के थ्रू ही बता सकते हैं, इंट्रोडक्शन के नीचे बॉडी में ही, जहां पर क्या स्ट्रक्चर होता है यूएनएससी का, बता सकते हैं 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट, और किस तरह से वीटो पावर होती है। परमानेंट मेंबर्स की डायरेक्टली वीटो पावर होती है, और 10 नॉन परमानेंट की कलेक्टिव वीटो पावर जिसको बोला जाता है। कलेक्टिव वीटो पावर का मतलब होता है नॉन परमानेंट मेंबर्स की कि कोई भी 9 आउट ऑफ द 15 कंट्रीज मस्ट सपोर्ट अ डिसीजन टू बी मेड। अगर 9 नॉन परमानेंट मेंबर्स अगर किसी डिसीजन के अपोज कर देते हैं तो उसको बोला जाता है कलेक्टिव वीटो। दे कैन नॉट एक्सरसाइज देयर वीटो इंडिविजुअली, अकेले अपना वीटो नहीं कर सकते हैं, बट अगर 9 मेंबर्स मिल गए तो वो अपना वीटो एक्सरसाइज कर सकते हैं। दैट इज द पावर एसोसिएटेड विद द 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स।
सो दिस इज कॉल्ड एज द कलेक्टिव वीटो। आप इस पर छोटा सा डिस्कशन इस पर भी कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं और देखते हैं इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द यूएनएससी। ये सत्यजीत सर ने बहुत ही अच्छे से आपके साथ डिस्कस करा था, मैं क्विकली इसको रिवाइज करा देता हूं। इसके लिए जो मैंने 3 न्यूज़पेपर बताए हैं उन पर आप रेफर कर सकते हैं। वहां पर सत्यजीत सर ने रोल को भी डिस्कस करा है और इलेक्शन प्रोसेस को भी डिस्कस करा है। आइए चलते हैं और देखते हैं जल्दी से इलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है। इलेक्शन प्रोसेस में ध्यान देने वाली बात है कि 5 परमानेंट थे, 10 नॉन परमानेंट थे। नॉन परमानेंट का ही इलेक्शन होगा। इलेक्शन होता है 2 साल के टर्म के लिए और एक कोई भी जो हर इलेक्शन 5 सीट के लिए हर साल होता है। मतलब आउट ऑफ 10 सीट 5 सीट के लिए ही इस साल इलेक्शन होगा और अगली 5 के लिए अगले साल होगा। फिर उसके बाद वाले साल के लिए जो अभी इलेक्ट हुए थे वो जो रिटायर हो जाएंगे उनके लिए होगा, जैसा कि इंडिया में राज्यसभा के लिए भी होता ही रहता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ इलेक्शन विच हैपेंस। यहां पर किसी भी कंट्री को अगर इलेक्ट होना है तो इट मस्ट बी एबल टू सिक्योर 2/3 वोट्स इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। कोई भी कंट्री अगर उसको अपने को इलेक्ट कराना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो इट हैज टू पार्टिसिपेट फ्रॉम इट्स ओन ग्रुप। वो कहीं से भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। हर एक ग्रुप ऑफ द कंट्रीज को फिक्स नंबर ऑफ सीट्स दिए गए हैं। ग्रुप ऑफ द कंट्रीज यहां पर ये हैं: वेस्टर्न यूरोपियन अदर ग्रुप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन एंड एशियन ग्रुप। ये ग्रुप्स हैं और उनको डिवाइड करा गया है कि अगर इवन ईयर होगा तो 2 सीट है, ऑड ईयर है तो 3 सीट यहां पर इसमें सेलेक्ट होंगे। सिमिलरली इवन ईयर में 2, ऑड में 1 एंड सिमिलरली हेयर ऑल्सो 1 सीट इन ईच एंड ऑड एंड इवन ईयर। मैं बस जल्दी से रिवीजन करा रहा हूं। दोज हु वांट टू नो दिस इन डिटेल, आई एम अगेन टेलिंग यू, सत्यजीत सर हैज गिवन दिस इन डिटेल इन हिज न्यूज़पेपर एनालिसिस, प्लीज रेफर टू दैट। मैं बस केवल रिवीजन करा रहा हूं, इसीलिए मैं जल्दी से इस पर आगे बढ़ रहा हूं। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द यूएनएससी। आप यहां पर एक मैप बनाएंगे, मैप बना करके आप 3 ग्रुप्स को बताएंगे किसकी कितनी सीट होती है और उसके थ्रू आप बता सकते हैं क्या प्रोसेस है। चलिए आगे चलते हैं और इसके थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड पार्ट में बोला जाता है कि इंडिया की क्या प्रायोरिटीज हैं, इनको एनालाइज करना है। सो सबसे पहले प्रायोरिटीज तो इंडिया की कहीं से भी अभी तक इंडिया ने कोई ऑफिशियली तो नहीं दी है। जो भी दी है वो अलग अलग, जैसे फॉरेन मिनिस्टर ने अपने किसी इंटरव्यू में कुछ बातें बोल दी। सिमिलरली मोदी जी ने कुछ बोला तो उन्होंने अपना कुछ बोल दिया। सिमिलरली जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया का यूएन में, सैयद अकबरुद्दीन जो लास्ट थे, उन्होंने कुछ बोला तो उन्होंने अपना कुछ बोल दिया। तो व्हाट वी सी इज दैट कि बहुत सारी जगह से अलग अलग बातें आई हैं। कुछ एक परमानेंट प्रायोरिटीज जो इंडिया की एक कंसोलिडेटेड प्रायोरिटी लिस्ट है वो तो नहीं पता चली है। बट स्टिल दैट डज नॉट प्रिवेंट अस फ्रॉम mentioning that what can be the possible priorities of India as a non-permanent member in UNSC। सबसे पहली बात तो आपको ये लिखनी पड़ेगी कि इंडिया का ओवरऑल अप्रोच क्या रहने वाली है। अप्रोच इंडिया की होगी नॉर्म्स की। नॉर्म्स का मतलब है न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। ये इंडिया की अप्रोच होगी जहां पर मल्टीलेटरल जो सिस्टम्स होते हैं उनको रिफॉर्मेशन करने की इंडिया बात कर ही रहा है। इसके अलावा इंडिया 5S अप्रोच भी फॉलो करेगा। इस पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी बात करी है, जिसमें 5S में है सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि, जिसका मीनिंग यहां पर दिया है रिस्पेक्ट, डायलॉग, कोऑपरेशन, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जो लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस अच्छे से फॉलो कर रहे हैं वो ये बात समझ जाएंगे कि ये 5S अप्रोच जो है ये बहुत सिमिलर है इंडिया की पंचामृत अप्रोच के साथ। बस पंचामृत अप्रोच में 2 चीजें डिफरेंट थी। वहां पर हमने शांति की नहीं बात करी थी, वहां पर हमने सुरक्षा की बात कर दी थी, और वहां पर सहयोग की नहीं संस्कृति की बात करी थी। तो बस थोड़ा बहुत फॉरेन पॉलिसी में थोड़े से मैन्युपुलेशन करे हैं जयशंकर जी ने, एस जयशंकर ने, और उन्होंने घुमा करके पंचामृत वाले को इंडिया की 5S अप्रोच बता के प्रेजेंट कर दिया है। तो कुछ बहुत अंतर नहीं है दोनों के बीच में। एनीवेज आपके लिए एग्जाम में लिखने को मसाला तो है ही है। आप आंसर तो लिख ही सकते हो, 5S अप्रोच बोलना है, पंचामृत बोलना है, आप लिख दो तो आपके पेपर में हो जाएगा। एग्जामिनर को लगेगा कि भाई बहुत आता है 5S अप्रोच, इसको अच्छे से आती है। तो एनीवेज आपके लिए तो मसाला है ही है। सो कमिंग बैक टू दिस, इंडिया की ये पूरी अप्रोच है। आप इस सेक्शन में बताएंगे कि क्या अप्रोच रहने वाली है जिसके थ्रू इंडिया अपनी प्रायोरिटीज को अलाइन करेगा। जहां पर नॉर्म्स की बात करेंगे, 5S अप्रोच की बात कर देंगे। इसके बाद आ जाते हैं रियल प्रायोरिटीज पर।
इंडिया की प्रायोरिटी एक होने वाली है यूएनएससी का एक्सपेंशन। आपको पता है कि जो G4 मेंबर्स हैं, ब्राजील, जर्मनी, जापान, इंडिया, इनका इंक्लूजन होना चाहिए। ये इंडिया का की एजेंडा पॉइंट है, बिकॉज इंडिया बोलता है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जो प्रेजेंट कॉम्पोजिशन है, जहां पर जो 5 परमानेंट मेंबर है, दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी। जो 21st सेंचुरी का जो नेशंस जो ज़्यादा पावरफुल है उनको भी आना चाहिए। अभी जो लोग मेंबर बन के बैठे हैं परमानेंट मेंबर, वो अब इतने पावरफुल नहीं रहे हैं, पर्टिकुलरली ब्रिटेन एंड फ्रांस, वो अब इतने पावरफुल नहीं रहे हैं, एंड रशिया ऑल्सो इज नॉट दैट पावरफुल नाउ। सो इस बात पर ये एक बड़ी चीज इंडिया का है कि रिफॉर्मेशन ऑफ द यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल। सेकेंड है, आप इस पर ये बात भी डिस्कशन में लिखेंगे कि चाइना ही है अभी जो P5 ऐसा P5 मेंबर है जो कि G4 का इंक्लूजन को अभी भी अपोज कर रहा है, बाकी 4 मान ही गए हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि जो यूएनएससी है दैट इज वेरी अनडेमोक्रेटिक इन नेचर एंड नॉन ट्रांसपेरेंट बॉडी। कुछ भी होता है यूएनएससी के अंदर वो कुछ भी बाहर नहीं आता है, उसकी क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं, और अगर कोई यूएनएससी ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा तभी वो बाहर आता है। अदरवाइज यूएनएससी के अंदर क्या डिस्कशन करते हैं वो 15 लोग, वो 15 कंट्रीज जो होती हैं, व्हाट डिस्कशन दे मेक नोबडी गेट्स टू नो अनलेस अ कंट्री इज पार्ट ऑफ दैट यूएनएससी। उसके अलावा किसी को कुछ पता नहीं चलता है। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को विड्रॉ कर दिया था 5 अगस्त 2019 को, तब भी आपको याद होगा कि पाकिस्तान इस मामले को यूएनएससी ले जाना चाहता था और चाइना के थ्रू उसने क्लोज डोर मीटिंग करा दी थी, बट उसका कंक्लूजन क्या निकला किसी को कुछ नहीं पता। इंडिया ने उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करा, जहां पर बोला कि हाँ भाई बहुत कुछ खराब नहीं रहा, सब अच्छा रहा। पाकिस्तान ने इसको अपने तरीके से बोला कि बहुत खराब हो गया, इंडिया की हालत बिगड़ गई। एवरीबडी इज फ्री टू इंटरप्रेट इन इट्स ओन वे बिकॉज इट इज अ नॉन ट्रांसपेरेंट बॉडी। अंदर होता क्या है किसी को कुछ नहीं पता। सो दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी होती है ग्लोबल सिक्योरिटी को इंडिया को चेंज करना है। आपको पता है इस टाइम पर इंडिया का जो टॉप मोस्ट एजेंडा है सिक्योरिटी को लेकर के, दैट इज काउंटर टेररिज्म। पाकिस्तान विच हैज अडॉप्टेड टेररिज्म एज इट्स स्टेट पॉलिसी, जहां पर उसको टेररिज्म के थ्रू ही वो अपना दूसरी कंट्रीज के ऊपर पावर एक्सरसाइज करता है, लाइक इंडिया के ऊपर वो अपर हैंड गेन करने की कोशिश करता है। दैट कैन बी प्रिवेंटेड इफ यूएन adopts a comprehensive convention against Indian international terrorism. India already CCIT comprehensive convention against international terrorism इसको प्रेजेंट कर चुका है, and it has been pending in United Nations since 1997 if I remember correctly, but ये थोड़ा सा मुझे याद नहीं है, बट 1990s में ही कहीं आया था ये, लेकिन आज तक ये चीज पास नहीं हो पा रही है प्रॉपरली। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा होगा कि काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट एक यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन लाया जाए और उसको पास कराया जाए, जिससे इंटरनेशनल टेररिज्म जो होता है, जो पाकिस्तान टाइप की कंट्रीज करती हैं, उसको प्रिवेंट करा जा सके। इस मामले में अमेरिका जैसी कंट्रीज भी इंडिया के सपोर्ट में तुरंत आ जाएंगी। सेकेंड है साइबर सिक्योरिटी को लेकर के इंडिया काफी इस टाइम पर प्रोएक्टिव है। इंडिया में आपको पता है वी हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, एंड दिस इज गोइंग टू इंक्रीज मोर। However, India is not part of the Budapest Convention, which is the international convention on cyber crime, and India wants a UN-backed convention, एक नया convention आए जो UN के थ्रू मॉडरेट होकर के हो पाए और उसका शायद इंडिया मेंबर बने, क्योंकि इंडिया उसके नेगोशिएशन में भी पार्ट लेगा। तो इंडिया एक नया साइबर सिक्योरिटी पर कन्वेंशन चाहता है। थर्ड है इंडिया चाहता है हाई सीज पर क्लैरिटी होनी चाहिए। हाई सीज पर क्लैरिटी का मतलब है कि UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप सत्यजीत सर का वीडियो रेफर कर सकते हैं, वहां पर सर ने UNCLOS को भी डिस्कस करा है। तो UNCLOS को लेकर के प्रॉब्लम है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अभी भी अपना पावर या अपना डोमिनेंस एक्सरसाइज करने की कोशिश करती हैं, पर्टिकुलरली रशिया एंड चाइना। और इंडिया इसको लेकर के क्लैरिटी चाहता है कि UNCLOS की प्रॉपर उसमें जो भी क्लैरिटी है वो होना चाहिए, जिससे चाइना, जैसे कि साउथ चाइना सी में जो वो अपनी कुछ ज्यादा ही हेजेमनी करता है, कुछ ज्यादा ही अपनी पावर एक्सरसाइज करता है, ये नहीं हो पाए। सो दिस इज अनदर एरिया।
देन थर्ड इंडिया की प्रायोरिटी होने वाली है पीस कीपिंग ऑपरेशन. As I have told you, India is one of the largest contributor of the peacekeeping forces, but peacekeeping operations होते कैसे हैं, उनका कहाँ पर यूज होना है, कहाँ पर डिप्लॉयमेंट होना है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा ओपेकनेस है. जैसा कि आपको पता ही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्सरसाइज करता है पावर ओवर द पीस कीपिंग ऑपरेशंस. एज अ रिजल्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल खुद ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, तो ये पीस कीपिंग मिशंस भी ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाते हैं, ये काफ़ी ओपेक हो जाते हैं. तो ये थर्ड एरिया है जहां पर इंडिया डिस्कशन चाहेगा. इंडिया चाहेगा कि इसका जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट हो, सबको पता हो. तो ये इंडिया की 3 प्रायोरिटीज़ हैं. लास्ट पार्ट में आप इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं. आप यहां पर बता सकते हैं कि इंडिया का 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएगा इन 2022 व्हेन इंडिया इज गोइंग टू बी द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. इंडिया हैज अ ह्यूज एक्सपीरियंस of democratic values, of human values, and India must use that experience in its during its tenure as the United Nations Security Council. इंडिया एक बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड और रिस्पेक्टेड ग्लोबल पावर बन चुका है बिकॉज 75 ईयर से सिंस 1947 इंडिया हैज़ फॉलोड द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़. बहुत ही अच्छे से इंडिया क्लेम करता है कि हम दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है. इंडिया अगर देखा जाए तो कहीं भी उसने किसी नेशन के साथ कुछ गलत नहीं करा है. इंडिया के जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, इंडिया का किस तरह से अपनी इंडिपेंडेंस एक्सरसाइज करता है ऑन इंटरनेशनल इश्यूज, दैट इज ऑल्सो वेरी रिस्पेक्टेड. कि इंडिया जो होता है प्रिंसिपल्ड स्टैंड भी लेता है. तो ये सब चीज़ों की वजह से इंडिया की रिस्पेक्ट है और इंडिया का हाई टाइम है इंडिया के लिए कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जा करके जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको चेंज करे और अब उसको आज के टाइम की जो रियलिटीज़ हैं उनसे रिफ्लेक्ट कराए. थोड़ी सी आपको लग रहा होगा मैं हवाई बातें कर रहा हूँ कंक्लूजन में, बट कंक्लूजन में थोड़ा सा हवाई बातें करनी पड़ती हैं, थोड़ा सा आपको ऊपर ऊपर उड़ना पड़ता है क्योंकि फैक्चुअल जितनी बातें हैं वो सब आप बॉडी में लिख चुके हो, तो अब फैक्चुअल बात नहीं करनी होती है. टुवर्ड्स द एंड आप थोड़ा सा वेग या सुपरफिशियल बातें भी कर सकते हो कंक्लूजन में. If you can remember any quote from any particular newspaper or any particular author, you can also mention that. So this is about this answer. I am not giving you any practice questions for today, and this is Friday. Today is Friday, so this is the last video for this week. अब Saturday और Sunday कोई वीडियो नहीं आएगा, and I will meet you guys on Monday. Thank you.